तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का मास को मोटामोटी हम लोग 1 AMU नाम दिए हैं। तो क्या इसका बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम 1 AMU, और कार्बन 12 का 1 एटम का मास कितना रहेगा? 12 AMU। करेक्ट है। वैसे ही ऑक्सीजन 16 का मास कितना रहेगा? 16 AMU। कैल्शियम 40 का मास क्या रहेगा? 40 AMU। 40 AMU। अच्छा, नहीं था कि AMU के पहले इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है या इंटीग्रल वैल्यू है? अच्छा, स्टूडेंट इंटीग्रल क्यों आ रहा है बता सकते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर रहे हैं आप, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलवेज इंटीग्रल रहेगा। ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 10.5 प्रोटॉन, जब भी प्रोटॉन बोलेंगे इंटीजर बोलेंगे, और न्यूट्रॉन जब भी बोलेंगे क्या? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे AMU के बदले जो आपने लिखा है इसका 1 एटम का मास, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्यों आ रहा है, तो क्या बोलना है? ये सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो ऑलवेज क्या रहेगा? इंटीजर। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑलवेज इंटीजर में रहेगा, बट एक पार्टिकुलर O16 तब ऑलवेज इंटीग्रल ही दिखेगा। और लास्ट में क्या रहेगा? AMU से पहले जो दिखेगा वो क्या रहेगा? इंटीग्रल वैल्यू। वजह क्या है? ये जो इसमें क्या छिपा हुआ है? मास नंबर। ये क्या है? बोलो भाई, मास नंबर। ये क्या है? ये क्या है? तो मास नंबर तो ऑलवेज इंटीग्रल में रहेगा। क्या रहेगा? इंटीग्रल। याद क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 एटम, आपने से किसी का फर्स्ट क्लास है क्या? एनीवन का फर्स्ट क्लास है? तो पीछे का जितना भी वीडियो लेक्चर है वो सब फॉलो कीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो सारे लेक्चर और कैसे फॉलो करना है उसमें दूसरे बार मिल जाएगा क्लास के बाद और आपको मिल जाएगा आदित्य। तो कार्बन का 1 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम से कितना टाइम्स हेवियर है? 12 टाइम्स। ऑक्सीजन का 1 एटम हाइड्रोजन कितने एटम से कितना टाइम्स हेवियर है? 40 टाइम्स। करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कैल्शियम है, और कैल्शियम के लिए मैं 3 टर्म यूज कर रहा हूँ, 40 AMU और 40 ग्राम। ए मैंने किया, क्या यूज किया है? 40 विदाउट एनी यूनिट। फिर क्या यूज किया है? 40 AMU। ये जो टर्म है मुझे अपने टाइम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था। मुझे लग रहा 40 AMU और 40 ग्राम और 40 सबको एक ही मान लेते थे, सब 40 है। तो 40 AMU और 40 ग्राम इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेक्ट है? इसको 1 by 1 समझना है। 40 के बाद अगर यूनिट नहीं है तो ये है रैंक, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक मिनट लिखा नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी एटम का किसी रिफरेंस एटम के रेस्पेक्ट में वो कितना टाइम से हेवियर है वो है। तो मास बाय मास, इसे कंपेयर कर रहे हैं मास बाय मास, मास और मास का कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस दिखेगा। दैट्स व्हाई यहाँ जो 40 का कुछ यूनिट नहीं है, मतलब ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। अब 40 के बाद अगर AMU है तो ये है मास ऑफ 1 एटम। कितना है? मास ऑफ 1 एटम। अब 40 का अगर ग्राम रहेगा ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 एटम या 1 मोल, मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम का मास है। तो आप 1 मोल एटम का मास नहीं निकाल सकते हैं। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना मल्टीप्लाई तो करना है। 1 एटम का मास कितना, तो एक एटम का मास कितना, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यही आने वाला है। तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि 40 के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या है, जस्ट ए कंपैरिजन। किस बात का कंपैरिजन, किसके साथ, कि एक कैल्शियम का 1 एटम किसी रेफरेंस एटम जिसको रेफरेंस माने हैं, राइट,
उसके उस एटम के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हेवियर है, एग्री? Yes, sir. बाद में ए भी रहेगा, लेकिन जस्ट मास ऑफ वन एटम, और अगर इसके बाद ग्राम रहेगा तो मास ऑफ One mole atom. a mass of 1 mole of atom को बोलेंगे मोलर मास। बोलिए, Molar mass. सिंपल है ना, 1 मोल का मास को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास है, मोलर मास। मोलर मास, उसी को आगे चल के एटॉमिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते रहेंगे? Atomic weight. एटॉमिक वेट। तो अभी हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? Relative atom यस, mass. रिलेटिव एटॉमिक Mass. बोलिए, सबसे इनिशियल में रेफरेंस एटम किसको माना गया था? Hydrogen. हाइड्रोजन। उसके बाद Oxygen. बाद में Carbon. कभी तो ऑक्सीजन को भूल जाते हैं, डायरेक्ट कार्बन पे आ जाएंगे हाइड्रोजन के बाद। रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट mass of one atom of any element divided by mass of one atom of hydrogen। तो यहां देखना है एवरीवन, ऊपर में क्या है? मास, और नीचे में क्या है? तो मास और मास का इनका मतलब क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये जो दिखेगा वो हैविंग सम यूनिट इन प्लेस। The relative atomic mass is just a comparison. Relative atomic mass is just a what? Comparison. Comparison. Agree? यहाँ तो समझ में आ गया है? इसका मतलब है कि आज के बाद अगर अब यहाँ देखिए, अब हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ इसको समझने की कोशिश कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। कैल्शियम के लिए सिर्फ 40 लिख दिया गया है। कैल्शियम एलिमेंट के लिए सिर्फ क्या लिख दिया है? 40। तो 40 का मतलब क्या समझिएगा? यहाँ देखिए, यहाँ बोलिए। Relative atomic mass. इसका मतलब समझे कैल्शियम का 1 एटम 40 टाइम्स हेवियर है। क्या है? 40 times heavier. और विदाउट यूनिट रहेगा किसी एलिमेंट का एटम का, मतलब वो क्या है? इट जस्ट ए कंपैरिजन। किस बात का कंपैरिजन? कितना टाइम भारी है। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि mass of one atom of calcium is 40 times heavier with respect to mass of one atom of hydrogen. It is just a what? Comparison. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एटॉमिक मास बोल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास? Relative रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा चीज है, राइट? तो अभी रेफरेंस किसको माने हुए हैं? हाइड्रोजन को। किसको माने हुए हैं? लेकिन इनिशियल में ठीक है, कुछ एरर आना स्टार्ट हुआ लेटर ऑन, बट इनिशियल में जिसको भी आप रेफरेंस मानते हो तो रेफरेंस उसी को रखना है, मतलब मेन सेंस को चेंज नहीं किया गया है। देखने से ऐसा लगता है कि मेन सेंस चेंज हुआ है। ध्यान रखिए, कार्बन का 1 एटम का मास कितना है? बोलिए। 12 AU. और हाइड्रोजन का 1 एटम का मास कितना है? 1 AU. तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, स्टूडेंट एक ही बहुत मार्वल पॉइंट बोला हूं। अभी आप लोग चूहा दौड़ में बताना, तो पता नहीं इंग्लिश में जो कहा तो पुराना ले लीजिएगा। अभी के टाइम पे सारे सब्जेक्ट को डेप्थ में नॉलेज गेन करना है। सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, इंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये सोचो कि जल्दी से फिनिश कर लें, मतलब चैप्टर कवर तो होगा ही, लेकिन अभी के टाइम पे पढ़ने का तरीका फास्ट पढ़ना है, लेकिन समझ कर पढ़ना है। समझ के पढ़ोगे और 90% सिलेबस भी तुम्हारे कमांड में रहेगा तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। एक की पॉइंट है जेई का, नीट का और आईआईटी का, या जो भी आईआर का, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बैठे सोच रहे हो, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ते रहोगे नहीं, एनसीईआरटी हो जाएगा। एनसीईआरटी कमिशन में जस्ट सिलेबस नथिंग एल्स, तो कुछ भी नहीं है भाई। मूल कॉन्सेप्ट तो 4 पेज में खत्म हो गया है, तो कितना बड़ा चैप्टर है। इंट्रेंस लेवल का फॉलो करेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली कितना डेप्थ में है। इस सब कुछ को अभी स्कूल में हो ही रहेगा, तो बताओ जस्ट 2 दिन बहुत उड़ा देंगे,
पता ही नहीं लगा मोल है क्या, मोल ही नहीं पता चलेगा, बाद में कुछ बात है। जिस सब कुछ को समझ कर पढ़ना है, अगर गोल बड़ा है तो फिर बोर्ड है तो जैसे तो पढ़ सकते हो। लेकिन कोई बड़ा गोल दिमाग में चल रहा है, कुछ लाइफ में कुछ करना है, सब कुछ को पास भी रहना है, समझ कर भी पढ़ना है। और अगर सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लाउडी रहेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए एक ही चैप्टर में रुकता हूँ 2 मिनट, उसका टर्म का रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा तो एक बार दिमाग में बैठ गया, क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा भाई। आप ए में लिख रहे हो 12 के बाद 12 के बाद, और ए का मतलब नहीं पता है क्या कह रहे हैं, 12 का मतलब क्या है, ये नहीं पता है कि 1 मोल का मास है, 1 एटम का है, क्या है, तो ये समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल बनेगा। तो अब इसको देखिए और इसको लिखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 क्या इक्वल है? क्या कह रहे हैं इक्वल हो जाए? बार को डिवाइड कर रहे हैं, कितना से डिवाइड, उस राइट हैंड साइड के टर्म को कितना से डिवाइड करेंगे इक्वल हो जाएगा। आंसर इतना कीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा, राइट। तो क्या इसके बदले ए लिख सकते हैं? बोले हाँ, बट इसके बदले आप ए लिख रहे हो तो कोई सेंस चेंज हो रहा है क्या? या सेंस वही बना हुआ है? आप इसके बदले ही लिख रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं, नया क्या है, बस कार्बन हो गया, बाकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा क्या? ये भी क्या है 1 Mu और 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12, ये भी क्या है 1 Mu। ये वैल्यू पूरा कितना है Mu? बोले 1 Mu और वजन 12 Mu/12 1 Mu, ये भी क्या है 1 Mu। तो क्या मेन सेंस में कोई फर्क पड़ा या नाम चेंज हो गया? नाम चेंज। तो रेफरेंस चेंज हुआ, मेन सेंस में चेंज नहीं। यही मैं बोलना चाह रहा था, जो रेफरेंस था वही अभी भी है, एलिमेंट का नाम चेंज हो गया है, करेक्ट है। तो अब बोलिए रैम के बदले रिलेटिव एटॉमिक मास, आज के डेट में जो रेफरेंस बना हुआ है वो है कार्बन 12, क्या बना हुआ है कार्बन 12, सेंस यही है। तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12। ए लिखने से और ए लिखने से फर्क पड़ा या सेम रहा? सेम रहा। करेक्ट है। चलिए अब यहां देखिएगा, अब अगर 40 लिखते हैं तब क्या पढ़िएगा? अब पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे। 40 का मतलब कैल्शियम का 1 एटम 40 टाइम्स हेवियर है विद रिस्पेक्ट टू, और बाई x इक्वल टू 4 लिखो, तो ये लिखो ना, बाई 4 टाइम्स ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू x, इसी वाला रिस्पेक्ट बोलते हैं। वैसे ही mass of 1 atom of calcium is 40 times heavier with respect to 1/12 into mass of 1 atom of, हम नीचे वाला टर्म पढ़ेंगे, हाइड्रोजन छोड़कर क्या पढ़ना है, बोलना वही है, दिमाग में चल रहा है कि 1 atom हाइड्रोजन ले रहे हैं, बट बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कोई पूछा है रिलेटिव एटॉमिक, ये है रैम, क्या है रैम, पढ़ेंगे क्या इसको, क्या पढ़ेंगे, इट इज 40 टाइम्स हेवियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट 1/12 into mass of 1 atom of, बोलने में टाइम लगेगा लेकिन सेंस वही है, करेक्ट है, समझ में आ गया है, ये तो कंफ्यूजन हो गया। चलिए अब यहाँ देखिएगा, एक्चुअल में 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, बट एग्जाम में आएगा तो आप इसको 1 AMU आ सकता है, डिफाइंड 1 AMU, तो दो तरीके से डिफरेंस निकालना है। ये नीचे वाला टर्म कितना है बोले तो 1 अब डिफरेंस ऐसे करना है, 1 AMU इक्वल टू 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12, दिमाग में वही चल रहा है लेकिन लिखना ऐसे है, 1 AMU is defined as what बोले तो 1/12 into mass of 1 atom of carbon, करेक्ट है। अब एक मिनट रुकिए, तो रेफरेंस किसको माना जाए, कार्बन को,
और कार्बन का यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे रेफरेंस कार्बन को माना गया है, तो रेफरेंस में कार्बन 12 का कितना ग्राम लेते हैं? 12 ग्राम लेते हैं। एक 12 ग्राम में कितना नंबर मिला था? एवोगाड्रो नंबर। क्या मिला था? वही इसको डिफाइन होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर पहले डिफाइन हुआ हाइड्रोजन से, इसका 1 ग्राम में जितना आइटम रहेगा वो Na है। अब क्या बोलेंगे? कार्बन का 12 ग्राम में जितना कार्बन का आइटम मिलेगा वो क्या है? एवोगाड्रो नंबर। इसमें कितना आइटम है? कार्बन का 12 ग्राम में बोलिए 6.8 कितना है? तो स्टूडेंट इसको यूनिटी में तक कर सकते हैं। Na एटम of C12 having mass कितना ग्राम? 12 ग्राम। तो 1 एटम हैविंग मास कितना? 12 ग्राम बाई Na। ये हो गया 1 एटम का मास। और 1 Amu को आपके सामने दिया फर्स्ट। वन यू के क्या लिखना है? 1/12 into what? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना आया? देखिए वहां पे 12 ग्राम बाई Na। 12 को कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 AMQ इक्वल टू कितना ग्राम? 1 बाई समझे? और 1 बाई Na ग्राम को अगर आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू में, 1 बाई Na का वैल्यू कितना को करेंगे? 6.023 into 10⁻23। तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.67 into 10⁻। अरे ही तो बोलता मास ऑफ प्रोटॉन का, ये वैल्यू किसका था? मास ऑफ प्रोटॉन। तो आज को आपको पूछेगा 1 Mu का वैल्यू ग्राम में, तो क्या बोलना है? रखने के लिए 1 बाई Na ग्राम, और 1 बाई Na ग्राम की किसका मास है? करेक्ट। हो गया। इससे ज्यादा Mu को नॉलेज नहीं चाहिए। Mu को मतलब समझ में आ गया? ये 1 Mu का मतलब क्या होता है? 1 बाई Na ग्राम, और 1 बाई Na ग्राम क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। क्या करना है? फिर से एक बार, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? Mass of one atom of any element. मास ऑफ निकाल के देगा 1 एटम ऑफ any element divided by 1/12 mass of divided by जो भी बोल रहे हैं क्या उसको बदले 1 Mu लिखते हैं? डिवाइड बाय जो बोल रहे हैं वो है क्या? 1 AMU। करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू, बोलिए, रैम इनटू AMU। रैम इनटू व्हाट? तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो विदाउट यूनिट था उसमें AMU लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। क्या बन जाएगा? 1 एटम के मास क्या बोलोगे भाई? एटॉमिक मास। करेक्ट है।
इसका मतलब क्या देखना है, मान लेते हैं ऑक्सीजन का 1 एटम के लिए मैंने 16 लिखा विदाउट यूनिट, तो विदाउट यूनिट लिखा तो ये भी क्या है, रिलेटिव एटम रैंक है, और इसमें AMU लगा दिया। अब क्या है, मास विद ऑफ AMU मास ऑफ एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, और ग्राम में पूछा जाएगा तो क्या 1 AMU का ग्राम में वैल्यू नहीं कर सकते हैं, 1/n ग्राम, 1 कितना ग्राम सुना जाएगा। देखिए कैल्शियम के लिए मैंने डेटा में सिर्फ ऐसे दे दिया, सिर्फ डेटा में दे दिया उनको, एग्री। अब तक पूछा गया है फाइंड मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम, कैसे कैलकुलेट करेगा स्टूडेंट, आप लोग मुझे गाइड करो। क्या पूछा गया है, 1 एटम या 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एक अब 40 दिया हुआ है, मैं उसमें AMU लगा दूंगा, तो A क्या बन जाएगा, AMU लगाने के बाद 1 एटम का मास, तो 1 एटम का मास पता है, तो 1 मोल एटम का मास नहीं निकाल लेंगे, यूनिटी मेथड, सिंस देयरफॉर करके कैसे, क्या लिखेगा, सिंस 1 atom has mass equal to what, 40 AMU, सही है। तो कितना एटम का मास पूछे हैं, 1 मोल, 1 मोल में कितना एटम होता है, Na, तो Na एटम का मास कितना रहेगा, Na एटम has mass equal to कितना, बोलो भाई, 40 AMU into what, Na, कितना बताइए। तो Na एटम, मास ऑफ Na एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल, फिर से एक बार, दिस I into Na। अच्छा स्टूडेंट 40 इसके बदले क्या 1/Na ग्राम लिखे, 1 A के बदले A के बदले लिखे 1/Na ग्राम, और यहाँ Na कर दें, Na ने आपस में कैंसिल, लास्ट में क्या बचा, 40 ग्राम, करेक्ट है। तो अब देखिए कितना बढ़िया हो गया, कैल्शियम का अब ये जो 40 ग्राम है वो 1 एटम का मास है या 1 मोल एटम का मास है, और 1 मोल एटम का मास क्या बोलोगे, मोलर मास, एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर मास, इतना आसान था, कुछ था ही नहीं, राइट। तो क्या देखना है, चलिए अब आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ गया। याद किए, विदाउट यूनिट ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रैंक है, क्या है, एक लगा दिए, तब क्या है, एटॉमिक मास है, और ग्राम लगा दिए, मोलर मास है, क्या है एवरीवन, इसका मीनिंग क्या है, इट इज जस्ट कंपैरिजन। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम का 1 एटम 40 टाइम्स हेवियर विद रिस्पेक्ट टू 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12. This is the mass of 1 atom. This is the mass of 1 atom. क्लियर है ना। तो आज को कोई डिफरेंस पूछेगा तो बता देना, डिफरेंस को पूछेगा तो समझ में आएगा, क्लियर से बताना है, विदाउट यूनिट मतलब इट इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी हेवियर, ए द मास ऑफ 1 atom is the mass of कैल्शियम।
अब यहाँ रिफ्रेशमेंट देखिए कैसे लिखा रहता है एनसीईआरटी में। आप लोग से कुछ तो पढ़े हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, उसमें ऐसा लिखा रहेगा when relative atomic mass expressed in gram, क्या लिखा रहेगा? ठीक है, तो लिखा हुआ है उसको लिखा when relative atomic mass, when relative atomic mass, relative atomic mass का मतलब रैंक का बात कर रहे हैं, expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। मतलब उन्होंने ये बोला कि किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास है 40, मतलब विदाउट यूनिट, उसमें क्या लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे, नहीं देखिए इसके अंदर बहुत सारा चीज छिपा हुआ है, तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ग्राम लगा दो तो ग्राम एटॉमिक मास बोलना है। ये किसका मास नहीं बताए हैं, इट इज जस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास को किसमें एक्सप्रेस करना है, ग्राम में, दैट इज कॉल्ड व्हाट। बट हम लोग को भी क्लियर हो गया है ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, तो ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास का दूसरा नाम है। ग्राम एटॉमिक मास किसका नाम है, मोलर मास। किसका मोलर मास, एटम का मोलर मास। किसका मोलर मास, यहाँ तक लिखिए, अब उसके बाद ऐसे लिखिए ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। पॉइंट बनाकर ग्राम एटॉमिक मास is the mass of 1 mole of atom. Gram atomic mass is the mass of 1 mole of atom. It means it is the molar mass of atoms of element. Here. It means it is the molar mass. याद रखो मोलर मास ऑफ एटम जो मैं बोल रहा हूँ, मोलर मास मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखे एटॉमिक, तो एटम की बात कर रहे हैं। इट इज द मोलर मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। इट इज द मोलर मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, आपके सामने मैं टर्म लिखा हूं, लिखिए तो 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। मेरा क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ कैल्शियम, ये लिखते हैं बेटा, ये इंफॉर्मेशन है। तब पूछ रहा हूं हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम, क्या बोलिएगा, 2 ग्राम क्या बोलेंगे, इस ये जो लिखा हुआ है उसका मास है 80 ग्राम। क्या है, 80 ग्राम। नहीं भाई, ये जो पूरा लाइन है ना यहाँ से आता है, उसका मतलब है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या है, 80 ग्राम। इसका मतलब है आज के बाद यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, उसी का दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब ग्राम और एटम अगर एक साथ लिखा रहेगा, मतलब ग्राम नहीं, मास नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, ये सिखा रहे हैं। इस टर्म का मतलब ग्राम एटम किसका दूसरा नाम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम का। 2 ग्राम एटम का मतलब क्या है, मास दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। यहाँ पे सब लोग फंस जाते हैं, राइट। तो आज को क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम, अलग नाम अलग बात है, सेम बात, सेम बात। बॉक्स में बराबर है। करेक्ट। तो अब 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब कितना मोल, 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम।
कैल्शियम एटम का कितना मोल लिए हुए हैं? 2 मोल लिए हुए हैं। समझ में आ गया? ये मास दिया हुआ था, मोल दिया हुआ था। लुक्स लाइक मास, राइट? ग्राम है, बट एक्चुअली इट इज व्हाट? तो आज के बाद एटम के पहले ग्राम रहेगा, मतलब मोल का बात कर रहे हैं, वो मास नहीं दिया हुआ है। मास देना रहेगा तो ग्राम पर एटम नहीं लगाएंगे, कहीं क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा। और किसी क्वेश्चन में ग्राम पर एटम मिल रहा है मतलब मास नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? मोल ऑफ एटम्स दिया हुआ है। मोल्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स नहीं, ग्राम के बाद एटम है, मोल्स में किसका रहेगा? एटम का रहेगा। इसी बारीकी को पकड़ना है मोल कॉन्सेप्ट में, करेक्ट है? जिसका बात करेंगे उसी का बात करेंगे। यहाँ पे ग्राम एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, करेक्ट है? अभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ देखो। देखिए जस्ट एग्जाम में डेटा में यही दिया जाएगा, कैल्शियम के आगे 40 और बाकी आप पे छोड़ दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब देखिए 100 ग्राम के बाद मैं एटम नहीं लगाया हूँ, करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत आसान सा दिए हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, एग्री? कितना और सैंपल कितना दिए हैं कैल्शियम का? 100 ग्राम, करेक्ट है? अब इसका सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल अपने साथ कीजिए। तो यहाँ पे 100 ग्राम में निकालना है, तो कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, तो कैल्शियम का मोलर मास तो हम लोग के हाथ में है। Yes, sir. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना स्टूडेंट? 40 ग्राम। 40 में क्या लगा देंगे? ग्राम, तो क्या बच जाएगा? मोलर। ये दिया हुआ क्या था? ग्राम दिया हुआ था, करेक्ट है? अतः क्या ऐसे यूनिटरी मेथड कर सकते हैं? याद देखो भाई, 40 ग्राम of calcium having 1 mole, Yes. having what? 1 mole. 1 mole. तो 1 ग्राम कैल्शियम having how much mole? 1/40. बोले फास्ट। 1/40. 1/40 Mole. तो कितना ग्राम निकालना है? 100 ग्राम. 100 ग्राम of calcium having how much? 1/40 into 100. 100। तो 1/40 into 100, ऊपर में क्या है? अरे जो निकाले वो क्या है? 40. n क्या है? एक मिनट, नंबर ऑफ किसका? एटम का, कैल्शियम एटम का, राइट? और ऊपर में क्या है? बोलिए 100। और नीचे में क्या है? मोलर मास ऑफ एटम, क्या है? अब मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम क्या था? मोलर मास। किसका? मॉलिक्यूल का या एटम का? आईसी का तीसरा मास वाला एटॉमिक वेट, क्या नाम रहेगा? एटॉमिक। तो बोलो भाई, ऊपर में क्या था? बोले तो मास ऑफ सैंपल, बोलो क्या था? और नीचे में क्या था? 40। अब 40 क्या था? एटॉमिक वेट। नीचे में क्या था? मोलर मास। उस एग्जांपल से एक फार्मूला बनाया शॉर्टकट चलने के लिए, कितना दिन सीन सौ दिया छोड़ करते रहेंगे। तो आज के बाद अगर किसी भी एलिमेंट का मास दिया रहेगा और उसमें नंबर ऑफ मोल निकालना रहेगा, तो उस मास को किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर मास से। किससे डिवाइड करेंगे? ये हो गया मेरा फार्मूला, करेक्ट है? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ना बोल के नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम अलग रहेगा, ऐसे रहेगा, यही बात रहेगा। इसलिए यही फार्मूला है, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का ही पूछा नाम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, करेक्ट है? बोलो भाई, 1 ग्राम एटम का मास कितना? बोले मोलर मास। 1 मोल का मास कितना? मोलर मास। तो 1 मोल या 1 ग्राम एटम अलग बात है या सेम बात है? क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट? बोलिए मास। और मास इक्वल टू व्हाट?
मोल इनटू व्हाट? atomic weight. एटॉमिक। मोल किसका लिए हुए हैं? मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? एटॉमिक वेट से। तो मास तो किसका मिलेगा? एटम का। किसका मिलेगा? इस फार्मूला का समझ में कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। या तो समझ में आ गया है? चलिए। Okay, everyone. देखिए क्या लिखा गया है? मास पार्टिकल कन्वर्सन। और अभी से हम लोग एटम का बात कर रहे हैं। एक किसी एलिमेंट का मास है, किसी एलिमेंट का मास है, और मुझे उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। नंबर ऑफ क्या चाहिए? एटम्स, मतलब n चाहिए। तो दिए हुए मास और चाहिए पार्टिकल। क्या देखा, क्या पूछ रहे हैं? मास कैसे पार्टिकल पूछ रहे हैं? तो क्या हो गया? मास पार्टिकल कन्वर्सन। मास पार्टिकल Conversion. तो हम लोग निकाल लेंगे। इसमें ब्रिज का काम कौन करेगा? क्योंकि अब मास दिया हुआ है तो मोल निकाल पाओगे आप लोग? यहाँ से हम आ सकते हैं। रास्ता आने का Divide. डिवाइड कर रहे हैं किससे? एटॉमिक वेट से। मास बाय एटॉमिक वेट। मास बाय वी गेट व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अब डिवाइड करें एटॉमिक वेट से तो मोल किसका मिलेगा? मॉलिक्यूल का या एटम का? डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट से तो मिलेगा मोल ऑफ एटम। डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? Yes, sir. और यहाँ से यहाँ तक आ गए। क्या यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते? तो समझाए थे ना? Yes, sir. मोल को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? N. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ब्रिज का काम कौन किया? N. अब यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे? तो बता सकते हैं? Yes, sir. Divide by. बोलो भाई, By N. क्या करेंगे? Divide by N. और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए Multiply by atomic weight. रास्ता रुक गया, कैसे जाना आना है? बहुत बढ़िया। First, find number of atoms of oxygen in 48 gram of oxygen. कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? Divided by atomic weight. मास देके पार्टिकल पूछ रहे हैं तो पहले क्या निकालेंगे? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। और ऑक्सीजन का ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। करेक्ट? तो बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना रहेगा? 48 बाई कितना? 16 ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ atoms. एटम। और फिर नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल पाएंगे, Yes. क्या करेंगे? 3 n into N. कितना रहेगा? 3 N. 3 into 6.023 into 10 to power okay 18.06 मतलब इस समझ में आया? अब सिंस ऑफ देयरफॉर से बच गए, डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर रहे हैं, वो डायग्राम देख रहे हैं, राइट? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डिवाइड करेंगे किससे? एटॉमिक वेट। और यहाँ पहुँच के यहाँ नहीं आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? n से। करेक्ट है एवरीवन? इसको थोड़ा भी डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन।
कीजिएगा। फाइंड मास ऑफ 2 × 10⁻25 एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्या कैसे सोल्व करेंगे? पार्टी अब दिया हुआ क्या है, मास या पार्टिकल? पार्टिकल। पार्टिकल से पहले कहाँ पहुँचना है? मोल पे। N/Na कर देंगे, N/Na 2 × 10⁻25 और डिवाइड बाय 6.023 × 10⁻23 और इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? मास इक्वल टू व्हाट? N × एटॉमिक वेट। और इंफॉर्मेशन दिया हुआ था 14। एटॉमिक वेट कितना रहेगा? 14 या 14 ग्राम? 14 ग्राम हो जाएगा। 2 × बहुत आसान है, 6.023 × 10⁻23 एंड 14। कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ आया? कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं भी करूँगा। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम शुरू हो जाओगे। यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखना है कैल्शियम का इतना दिया रहता है। कैल्शियम का क्लोरीन का 35.5 AMU लिखा रहता है। नहीं सर, फ्रैक्शन में हो गया, इसमें हो गया फ्रैक्शन में हो गया। AMU पहले फ्रैक्शन होना चाहिए क्या? बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि AMU से पहले क्या रहता है? बोलिए, मास नंबर। और मास नंबर तो ऑलवेज किसमें होना चाहिए? इंटीजर में। तो क्यों ऐसा हो गया स्टूडेंट? एवरेज आइसोटोप। एग्जैक्टली। एक्चुअली यहाँ जो दिया हुआ है वो दो कैल्शियम का 2 आइसोटोप का एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू तो ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा। एक्चुअल थिंग इज दैट कैल्शियम का 2 आइसोटोप होता है। क्लोरीन का 2 आइसोटोप, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और इसका नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है और एक कितना एग्जिस्ट करता है? 25%। करेक्ट है। सिर्फ अगर इसका पूछते तो हम लोग 35 AMU बोलिए यस सर, और इसका पूछते तब क्या लिखते हैं? 37 AMU। बट हम लोग कैलकुलेशन पर्पस में डेटा में कोई भी सैंपल उठाएंगे, फॉर एग्जांपल जो हम लोग कॉमन सॉल्व पाते हैं, राइट? तो कॉमन सॉल्व एक्चुअली क्या है? बोलिए, सोडियम क्लोराइड NaCl और उसमें साथ में थोड़ा पोटेशियम क्लोराइड उठाते रहते हैं, KCl। सोडियम के साथ थोड़ा पोटेशियम मिला रहता है। और देखते हैं नमक के जार को अगर ओपन कर दीजिएगा तो थोड़ा सा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा, हाइड्रेट होता है। ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो एक्चुअली पोटेशियम का एक कैरेक्टर होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। तो कैल्शियम की वजह से नहीं होता है, वो किस वजह से होता है? पोटेशियम की वजह से। करेक्ट। तो एक्चुअल में जहाँ भी क्लोरीन लेंगे, सैंपल उठाएंगे, तो अब वहाँ पे सिर्फ क्लोरीन 35 नहीं मिलेगा, क्लोरीन 35 और आपको 37 रहेगा। तब कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसका वैल्यू लेंगे, इसका लेंगे, या दोनों का एवरेज लेंगे? दोनों का एवरेज लेंगे। तो उसको बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। करेक्ट है।
इसे समझते हैं, बाद में यहाँ से फॉर्मूला बना लेंगे, करेक्ट है। तो मुझे चाहिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या करना चाहिए स्टूडेंट बताइए तो सर 35 into 75 करेंगे। 35 into 75। 35 क्या था उसका इंडिविजुअल वैल्यू 1 एटम का। तो अगर हम लोग मान लेते हैं परसेंटेज का मतलब 100 में काम करना, परसेंटेज मतलब कितना में काम करना। तो लेट अस सपोज मेरे पास पूरे सैंपल का, इस दोनों सैंपल का 100 एटम है, तो 100 अगर लेंगे तो 75 एटम किसका रहेगा, इसका रहेगा, और 25 एटम किसका रहेगा, इसका रहेगा, करेक्ट है। तो पूरा एटम कितना रहेगा 100, पूरा एटम कितना रहेगा तो 35 into 75 प्लस व्हाट 37 into व्हाट 25 और इसको कितना से डिवाइड कर रहे हैं, क्या करें 100 से। ये कुछ ऐसा है कि पूरा इस बैच का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, चलिए है किसी का मार्क्स 50 आया, किसी का 60 आया, किसी का 70 आया, किसी का 90 आया, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग पूरे बैच का कोई एवरेज मार्क्स पूछेगा तो क्या करेंगे, सारे मार्क्स जोड़ेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या हो गया तो पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स रहेगा, करेक्ट है, एवरेज परफॉर्मेंस। तो चलिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए सर, एग्जैक्ट। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 35.5 ही आएगा। इसका मतलब जो क्लोरीन का 35.5 दिया रहता है वो क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू है या उसके दो आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट आर पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ए में पहले फ्रैक्शन आता है, उसका मेन मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि ए में पहले फ्रैक्शन तो डैम से उसका आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट है। बट उसके पहले अगर इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं इसका हो भी सकता नहीं हो सकता है, वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू हो सकता था, है ना, मैट्रिक्स पढ़े हैं। इसका डिवीजन नीट का पर्सन की ऑब्वियस डिवीजन फ्रैक्शन इंटीग्रल रहेगा, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है, इसलिए इंटीग्रल वैल्यू रहता है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर फ्रैक्शनल रहा तो डैम श्योर हम बोल सकते हैं, इंटीग्रल बोल सकते और नहीं बोल सकते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू व्हाट, देखिए तो मेरा फार्मूला सही है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, ये दो चीज का सम है ना, ये क्या था 75 into 35 into 25 into व्हाट, ये क्या था परसेंटेज एबंडेंस into व्हाट एटॉमिक मास आइसोटोप का। तो हर सबका क्या लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे और आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे, और जितना आइसोटोप रहेगा सबका ऐसा काम करेंगे, तो सबका ऐसा काम करके जोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे सम, क्या बोलेंगे सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू व्हाट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, और डिवाइड किससे करेंगे, परसेंटेज में काम कर रहे हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, किससे सुबह दिस द फॉर्मूला। चलिए एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर सेकंड जाइएगा, एक्सरसाइज 1 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पास।
बात रिमाइंडर दिया था, क्लास असाइनमेंट का हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दरअसल आप लेकर आया करो। बताया था नहीं, थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, प्रॉब्लम बताते रहेंगे, क्यों नहीं लाए भाई? लाना चाहिए ना, बार बार एक ही काम तो नहीं करेंगे। आओ ऊपर वाले आप बदल सकते हैं। क्या है? अच्छा, आप इसमें कोई नहीं लाए हो? मैंने क्यों नहीं लाए हो? सर हर वीडियो में बैक पैक करके नेक्स्ट टाइम चलाना है, आप नहीं लाए? किसने किसने नहीं लाया? क्लास असाइनमेंट का नाम क्या दिए थे? तो क्लास में पहले ही बोला कि यहाँ से थ्योरी पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन करवाते रहेंगे साथ में। क्वेश्चन लिखवाने में बहुत टाइम चला जाएगा, क्लास हो जाएगा स्लो। तो जो नहीं लाए हैं वो बदल से हेल्प लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। एक्सरसाइज पेज नंबर 2 का, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 2 3 फर्स्ट। अगर कुछ नहीं है और क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 1 तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, 3 बनाना है फर्स्ट। एवं ने कल करा दिया 20% वेरी गुड। B10 और B11 है, दोनों आइसोटोप है। तो मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज x है, कितना है? तो दूसरा कितना रहेगा? कम से कम वेरिएबल रखेंगे तो ज्यादा है, करेक्ट? अब तब क्या लिखेंगे? और एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 10.8। तो क्या एवरेज लिख सकते हैं? 10.8 इक्वल टू 10x into 10 प्लस 100 minus x into 11 और divided by 100 percentage into mass of isotope plus percentage into mass of isotope divided by 100 equal to average only and only what? x अब कितना आता है यहाँ पे? 20 आएगा, इसको सोल्व करते हैं। B10 का कितना आया है? B10 का कितना है? x माना हो तो आप कुछ मान सकते हैं, x से 60 तो मुझे मेन है कि B10 का परसेंटेज है
20 आना चाहिए। तो B10 का परसेंटेज है 20, तो B11 का परसेंटेज कितना रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3। Carbon occurs in nature as a mixture of C12, C13. Okay. The average is one. What the percentage of C12 in nature? तो C12 का मान लेते हैं x और C13 का मान लेते हैं 100 माइनस x। सेम को पैटर्न क्वेश्चन, राइट? तो 12.011 इक्वल टू x इंटू 12 और प्लस 100 माइनस x इंटू 13 और डिवाइड बाई x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। बटन में कितना है? 98.98 इस। अब यहाँ देखिए, यहाँ बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कार्बन को रेफरेंस इसलिए माना गया है, कार्बन का आइसोटोप है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा C12 है, बाकी में इतना ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम्पल क्लोरीन का 75 25 था, 75 तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आइसोटोप का है, बट क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट है या बहुत ज्यादा C12 है? बहुत ज्यादा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक्सरसाइज 2 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है और ई तक बनाना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, ए बी सी डी। ए से शुरू कीजिए, ई तक जाइए। पेन फास्ट करना चाहिए कैलकुलेशन में। ई तक हो गया? ओके, तो 2 बनाओ। इसके बाद सब लोग अपना इंडिविजुअल टाइम पे काम करेगा, दोनों का शुरू हो गया। नेक्स्ट टाइम से क्लास टाइम में तो क्लास में लेकर आना है, बस पढ़ना तो पूरा ही नहीं। ऐसा तो आज तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट अदरवाइज आप स्लो हो जाओगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ क्लास में सब खुद का प्रॉब्लम पे फोकस करो, सबका इसमें फास्ट करना। क्वेश्चन से 5 प्लस स्टूडेंट बनता है नहीं बनता, ट्राई करो, गलत है सही मैं तो हम सॉल्व क्लास असाइनमेंट का इजी है, प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, बट आप ट्राई करो।
बोले क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? एटम देकर मास पूछ रहे हैं, कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो पहले n निकाल लेंगे, देखिए तो मेरा सॉल्यूशन सही है। एटम दिया हुआ था, मास निकालना था 100 टन का, तो n से n निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल लेंगे। दिस इक्वल दिस, पहला मेथड हुआ 1 मिनट। सेकेंड मेथड आप में से कुछ लोग ऐसे तो कर सकते हैं कि कार्बन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? तो कार्बन का 12 लिखा रहता है। आपको जो डेटा रहेगा ना आरसी में लीजिएगा तो लास्ट में एक पेज मिलेगा जिसमें सबका एटॉमिक वेट लिखा रहेगा। उस पेज का जेरॉक्स करके स्टेबल कर लीजिएगा फिर तो कॉपी में, बार बार चाहिए होगा तो बाद में याद हो जाता है। ये डेटा में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा। तो C12 अब 12 है तो इसका मतलब 12A में ऐसे तो कर सकते हैं। अरे 12A में क्या है? 1 एटम का मास, तो ऐसे तो बना सकते थे 1 एटम हैज मास कितना ग्राम, कितना एमयू? 12 एमयू। तो कितना एटम? 100 एटम मास कितना? बोलिए 100 into 12 एमयू। एक मिनट, लेकिन जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे इसके बदले क्या कितना लिख सकते हैं? अब यहाँ देखो भाई, ए ब्रैकेट और ए सर्कल अलग है, सेमी है? सेमी है। ऐसे मत जैसे बनाइए, ऐसे मत जैसे बनाइए, करेक्ट है? ठीक है। आज का थ्योरी का मेन थीम क्या था? पार्टिकल से मास, मास से पार्टिकल। यहाँ पे क्या दिए थे इंफॉर्मेशन में? क्या दिया हुआ था? एटम्स। एटम्स क्या है? पार्टिकल। तो मास पे आने के लिए किसके थ्रू आएंगे? डायरेक्ट आना, डायरेक्ट आ सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं आना है। पहले क्या निकालेंगे? मोल। मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिए थे, वन का बी बोले सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 32। ये मैंने इनको दे दिया आपको। सल्फर का क्या दिया हुआ है? मोल। मोल दिया हुआ है कितना? हाँ, तो मोल ये तो और भी आसान है, लेकिन मोल किसका दिया हुआ है वो देखिएगा। एटम का मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से। तो मास के लिए क्या बोल सकते हैं? मोल इनटू एटॉमिक वेट। बोलिए हाँ। हाँ इनटू कितना ग्राम, कितना लिखे? 32 लिखे, 32 ग्राम लिखे, 32 ग्राम कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो एक लाइन का था, करेक्ट है? चलिए 1 का C, 1 का C में क्या दिया हुआ है आप लोग बता सकते हो? 1 का C में क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम एटम है। ग्राम एटम का मतलब मोल दिया हुआ है एटम का, मोल ऑफ एटम दिया हुआ है, करेक्ट है ना? बोले कितना मोल दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अब मोल को मास में ये मोल किसका है? एटम का मोल है। क्या है? मोल ऑफ एटम है। तो मास निकालने के लिए मोल में किससे मल्टीप्लाई करें? ऑप्शन का मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से? कितना ग्राम? 16। 8 into 16 कितना होता है? का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 1 का डी, डी का क्या आंसर होगा? 1 का डी में तो कुछ करना ही नहीं है,
वही मास कैलकुलेट करके दे दिए हैं कि क्लोरीन कितना है 25 mu ऑफ क्लोरीन, राइट? 25 mu ऑफ व्हाट? क्लोरीन। मतलब आपको mu का मीनिंग पूछ रहे हैं, तो 25 into what? 1/n ग्राम ऑफ क्लोरीन। बस इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 1/n का वैल्यू तो हम लोग को रटा हुआ है, हाउ मच? 1.67 × 10⁻²4, ठीक है? 1 का E 1.5 × 10⁻20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास चाहिए। क्या करना है सबसे पहले? मोल निकालिए और मोल से मास निकालिए फर्स्ट। जब थ्योरी और फार्मूला समझाते रहेंगे तो उसको दिमाग में सेट करना है, अब बाद में प्रॉब्लम को उसको स्ट्राइक करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है? स्लो नहीं रहना है क्लास में। वन का ईमेल दिया हुआ क्या है? n एटम 1.5 × 10⁻20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ से n निकालना है, मोल 1.5 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई n, और n निकल गया तो क्या मास निकाल सकते हैं? n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए इंफॉर्मेशन ऐसे दिया रहेगा 14। ये आपको आर्टिकल के लास्ट में लिस्ट रहेगा, जेरोक्स करके और टेबल कर लीजिएगा। तो 1.5 × 10⁻20 और डिवाइड बाई n इंटू कितना? 14 ग्राम। जो मल्टीप्लाई यानी देखिएगा, मोल को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा? मोलर मास। क्या रहेगा? दिया रहेगा 14, हम लोग ग्राम लगाएंगे 14 ग्राम। करेक्ट है ना? कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 2 का A कैल्शियम का इंफॉर्मेशन मैं दिया हूं, यहाँ पे देखिए। अब इसको मैं एम लगाना है या ग्राम लगाना है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। करेक्ट? अच्छा, 2 का ए में आपको एटम्स पूछ रहे हैं या मोल पूछ रहे हैं? मोल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ग्राम एटम पूछा गया है। तो बोलो भाई, मोल का फॉर्मूला क्या दिए हैं? बोला है मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। अब मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। डिवाइडेड कितना आएगा? 2.5। तो शॉर्टलेस है, कुछ था ही इसमें। 2 का बी सोडियम का 23 लीजिएगा। सोडियम का 23। ये डेटा मैं प्रोवाइड करता रहूंगा आपको क्वेश्चन के लिए। निकालना क्या है? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो मास दिया हुआ है और पूछ क्या रहे हैं? पार्टिकल। तो मास से पार्टिकल लाने का रास्ता क्या था? मोल। पहले मोल निकालेंगे तो मोल कितना रफ हो जाएगा? बोले 4.6 डिवाइड बाय हाउ मच स्टूडेंट? 0.2 या 0.02? 0.2 लगाते हैं।
0.2 या 0.02? 0.0. सर 0.2 रहेगा. ठीक है, तो n कितना रहेगा? n इंटू n है, n इंटू n है. 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर, करेक्ट है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ. कहीं पे समझ में नहीं, किसी को भी कैलकुलेशन का समझ नहीं आता है या डाउट है तो मुझसे पूछना है. मूल कॉन्सेप्ट थोड़ा रहेगा, ये बहुत चीज़ों को में समझा रहा हूँ. सबको समझ में आ गया है एवरीवन? दो ही काम तो कर रहे हैं, पार्टिकल से मास, मास से पार्टिकल. तीसरा काम तो कर ही नहीं रहा हूँ. हो गया? आप में से जो थर्ड वाले हैं, मुझे आइडिया बताइए. सर एटम्स मान लिया हुआ है तो मोल्स मान में नहीं होगा. फिर मास दिया हुआ है तो वहाँ से मोलर मास निकल जाएगा. अरे कितना ग्राम है? 40 kg ना, मतलब मास हो गया 40 kg 1000 ग्राम. तो मास दिया हुआ है. अच्छा मैं अगर आपको उस एलिमेंट अननोन है, बट उस आप सही बोल रहे हैं, समझ गया सुन. तो उस एलिमेंट का मोलर मास बता दे तो कम बच जाएगा. मास बाय मोलर मास. तो मोलर मास दिया हुआ है, एक एटम का मास दिया हुआ है ना. कितना एटम का? 1 एटम का मास दिया हुआ है, उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास बन जाएगा. यस, सॉल्यूशन समझ में आया? स्लाइड किया. 1 एटम का मास दिया हुआ है, पढ़िए.
तो वो अगर मैं आपको 1 एटम का मास दे दूंगा तो क्या n एटम का मास नहीं निकाल लेंगे? क्या n से मल्टीप्लाई कर लेंगे? और n एटम का मास को तो मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास को दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया होता है, इनडायरेक्टली दिया होता है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन का एक ट्रिक था, तो 1 एटम का मास दिए हैं और फिर सैंपल का मास दिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो आप शायद ऐसे ही करेक्ट किए होंगे, करेक्ट है ना? तुमको समझ में आया मैंने क्या दिया? पता है फिर किया। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना एटम का मास दिया हुआ? मास ऑफ 1 एटम। तो आपके दिमाग में चलना पड़ेगा क्या करें। तो देखिए मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, हाउ मच? 6.644 into 10 to the power -23 ग्राम, करेक्ट। अब मेरे दिमाग में था कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट है कि मास बाय एटॉमिक वेट, ये निकालने के लिए। अब आपके दिमाग में काश एटॉमिक वेट पता चल जाता। रिक्वायरमेंट क्या है ये निकालना, और इसलिए यहाँ पे देखते हो कि 1 एटम का मास दिया हुआ है, इसमें रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल एटम का मिल जाएगा, बोलिए यस। और 1 एटम का मास को तो एटॉमिक वेट बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ से एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या किया जाए? मास ऑफ 1 एटम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? n से मल्टीप्लाई करते हैं। 6.644 into 10 to the power -23 into 6.023 into 10 to the power 23। ये आपस में एक कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 40 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक डायरेक्टली कैल्शियम दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? यस 40 आ गया। और आपके पास था कितना? इतना ग्राम था, 40 के लिखा हो तो इतना ग्राम, नीचे में एटॉमिक वेट लगा है ग्राम में, तो ऊपर में क्या रहेगा? ग्राम को ग्राम से कैंसिल करना है और डिवाइड बाय ये, और आपस में क्या हो गया? कैंसिल। हाउ मच मोल? आप भी तो ये सोच रहे थे स्टूडेंट, एक बोलना चाह रहे थे ना, वहाँ से 1 एटम चॉप हो गया, फिर वहाँ से हम लोग n एटम का निकाल लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? चलो तो अब यहाँ इसके बाद अब हम लोग आगे करते हुए फिर आगे बढ़ा जाए। सबको हर प्रॉब्लम का थोड़ा सा समझ में आ गया? आपके ग्रुप में असाइनमेंट शेयर किया होता है, नॉमेनक्लेचर का होम असाइनमेंट और मोल कॉन्सेप्ट का भी फुल शेयर किया हुआ है। तो होम असाइनमेंट चाहेंगे तो आप बाहर से भी प्रिंट आउट कर सकते हो होम असाइनमेंट, नहीं तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो उस प्रकार का। और होम असाइनमेंट भी आप लोग निकाल के रेडी रहिएगा। और होम असाइनमेंट जैसे मैं थ्योरी पढ़ाते रहूँगा वैसे सब ठीक लगाते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन बनाते चलना है। मान लीजिए मैं पूरा हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे सिखा दिया या मोल कॉन्सेप्ट का इतना थ्योरी पढ़ा दिया, अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, साथ में ठीक बात है। इससे होम असाइनमेंट भी प्रिंट करके रेडी रखना। क्लास असाइनमेंट के साथ में क्लास असाइनमेंट क्लास में कंपलसरी है, लेकर आना है। नहीं लेकर आने से भी मैं क्वेश्चन दिखाते नहीं रहूँगा, लिखवाने में बहुत टाइम चला जाएगा। देखिए क्या लिखा है? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में, अब हम लोग एटम से मॉलिक्यूल पे आने जा रहे हैं, राइट? तो किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में किसी गिवन एलिमेंट का अगर एटॉमिसिटी पूछा जाएगा
तो उसके वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, उसके वन मॉलिक्यूल में जितना भी उसका एटम रहेगा वही उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कहलाएगा। करेक्ट? लिखिए यहां पर फास्ट। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बोले फास्फोरिक। आगे चलते पढ़ोगे तो फास्फोरिक एसिड तीन टाइप का मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हम लोग को यहाँ वीडियो में पढ़ना है फास्फोरस पर, ठीक है। अब फास्फोरिक एसिड में एटॉमिसिटी निकालना है। बोले इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 3। इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3। फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना है? 3। ऑक्सीजन का कितना है? 4। समझ में आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट में एटॉमिसिटी, बोलिए ऑक्सीजन का क्या रहेगा? 3। क्या रहेगा? 3। कार्बन का कितना रहेगा? 1। 1। और कैल्शियम का कितना रहेगा? 1। करेक्ट? ठीक है स्टूडेंट, मैं H3PO4 लिखा और उसके सामने मैंने इंफॉर्मेशन दिया, हाइड्रोजन का 1, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16। और तब आपसे पूछा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 molecule। तो वन मॉलिक्यूल का जो मास रहेगा वो उन सारे एटम का मास को मिला के बनेगा। लॉजिक है ना? इसका एक मॉलिक्यूल कौन कौन सा कितना कितना एटम को मिला के बनाता है? हाइड्रोजन का 3 एटम, इसमें हाइड्रोजन का 3 एटम का मास रहेगा, बोलिए। फास्फोरस का 1 एटम, इसमें फास्फोरस का 1 एटम का मास रहेगा। और ऑक्सीजन का 4 एटम, तो ऑक्सीजन का 4 एटम का मास रहेगा। तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें जितना एलिमेंट का एटम रहेगा उन सब का इंडिविजुअल मास को जोड़ देंगे। ये तो करते होंगे, राइट? तो बोलिए, और वन मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे? बोलिए मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? Molecular mass। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 AU। बोलिए यस। 1 A1 क्या होगा? हम लोग AU लगा देंगे, एटम का मास उसमें डालना है, रिलेटिव नहीं, राइट? उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? 31 AU, ये था ना फास्फोरस। उसके बाद क्या करेंगे? 4 × 16 AU। जोड़िए कितना आता है? फास्ट। 98 क्या? AMU। हाउ यहाँ से क्या सीखे? हाउ कैन वी फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड? उसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा सबका इंडिविजुअल एटम, जितना एटम है सबका हम मास डालेंगे और ऐड कर देंगे। करेक्ट है? याद रहेगा? याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में एक पढ़ेगा स्टूडेंट, बोले फुल फॉर्म, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, और फिर क्या पढ़ेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ेंगे? आज में करेक्ट है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अब आप डिफाइन कर सकते हो, क्या डिफिनेशन रहेगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। करेक्ट है। तो आपका डिफरेंस अभी क्या रहेगा? 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन